नाम। ओके, सो लास्ट क्लास अपन ने डिस्कस करा था एंगल ऑफ रिपोज। तो सिंपली क्या था, एंगल ऑफ रिपोज किस में हेल्प करेगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। जैसे यहां पे रख दिया किसी ऑब्जेक्ट को, उसके बाद ऐसे उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ। जिस एंगल पे, जैसे मान लो यहां पे भी नहीं हिला और मैंने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया और फट से नीचे आ गया, समझ गए क्या? तो जैसे ही नीचे आया तो उसके जस्ट पहले वाला जो एंगल था ना, जिससे देखो एंगल ऑफ रिपोज पे जो ऑब्जेक्ट रहता है वो स्लाइड नहीं करता है, उससे आप थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो स्लाइड कर जाएगा, समझ गए क्या? तो वो वाला एंगल जिसके जस्ट बाद बोलो स्लाइड करने वाला है, उसी को अपन क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। और वो किसके बराबर होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन करके आपको दिखाया था। ठीक है, बढ़िया। अब आ जाओ, थोड़ी और बातें करते हैं। तो एंगल रिपोज बेटा कभी भी निकालना होगा तो सिंपली वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। बढ़िया, चलो। आज भी गला दिखा क्या? अच्छा, ये तो हमने किया था ना इमेजिन। बढ़िया, चलो तो इसको हटाते हैं। ओके, सो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? जरा बोलो बच्चा। तो तुम बोलोगे सर tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। यहां से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो किसी पे अगर 1060 डिग्री पे कोई चीज स्लाइड हुआ तो 1060 से थोड़ा सा आगे कर रहे तो स्लाइड कर जा रहा है, तो एंगल सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा फिर? 1060 कितना? √3। तो म्यू कितना हो गया? √3। 45 पे गया तो म्यू कितना हुआ? 1। 30 पे गया तो म्यू कितना हुआ? 1/√3। दिमाग में रहेगा, बढ़िया। फॉर वेरिएबल स्लोप dy/dx इज इक्वल टू म्यू। बेटा फिजिक्स में हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि सर tan स्लोप इज इक्वल टू, बोलो बच्चा, सिखा रखा है मैंने, tan थीटा, याद आ रहा है क्या? और tan थीटा इज p/b, है ना? लेकिन अगर कोई चीज वेरिएबल हो, परपेंडिकुलर भी वेरिएबल है, बेस भी वेरिएबल है, तो उस केस में क्या लेते थे? dy/dx। किया था ना, याद है क्या? जैसे अगर हमारे पास कोई xt ग्राफ है ना, और अगर मान लो ये ग्राफ ऐसे कर्व टाइप का गया हुआ है, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा सर? सॉरी इसको ले लो y और ये है, अच्छा xt लिया था ना, चलो x और ये t, तो सर dx/dt करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप मिलेगा। इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे करके खींचो और ये क्या हो जाएगा? dx/dt। सर इस पॉइंट का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, पीछे से रिलेट कर दिया मैंने, बढ़िया। अब सिनेरियो कैसा रहेगा जरा समझना। जैसे मान लो बच्चा, क्वेश्चंस भी करेंगे, सपोज करो एक पैराबोला टाइप का ऐसा भी तो सरफेस हो सकता है, क्यों भाई नहीं हो सकता है? जैसे अगर मैं कहूं कि ऐसा कोई सरफेस है, ठीक है क्या? अब मैंने कहा ये सरफेस है, मैंने कहा तू ये भी यहां खड़ा है, हो सकता है क्या खड़ा? क्यों नहीं हो सकता है? ऐसे करके तो आराम से खड़े हो सकते हैं। अब मैं तुझे कहूं कि बेटा चल तो इसके ऊपर, तो तूने चलना शुरू करा, चला 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 चला, अरे ऊपर चल सकता है यार, ऐसे ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो तुझे क्या लगता है तू कहां तक चढ़ते हुए चला जाएगा? अरे कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जिसके बाद तू सरक जाएगा, समझ गए क्या? पकड़ पा रहे हो क्या? तो उस पॉइंट पे अगर मुझे ऐसे करके स्लोप बनाना पड़ेगा, उस पॉइंट पे क्या बनाना पड़ेगा बच्चा? स्लोप। और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? तो तुम बोलोगे सर tan थीटा। और अब देखो ये कर्व है ना, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो यहाँ पे स्लोप को अपन कैसे निकालते हैं कर्व वाले केस में? सर dy/dx। अरे ये ग्राफ होगा ना बच्चा, मान लो अगर हम इसको ऐसे बांटते तो ये होता y और ये होता, समझ गए क्या? तो सर अगर नॉर्मल सवाल जो हमने करा तो वहां पे तो एंगल फिक्स था ना। अरे इंक्लाइन प्लेन का एंगल फिक्स था, तुम चलते जा रहे थे चलते जा, मतलब इसी फिक्स नहीं था, सॉरी, ऐसे करके उठाए जा रहे थे, रास्ता स्ट्रेट लाइन था, बढ़िया। बट यहाँ पे कैसा रास्ता है? सेटेड कर्व टाइप से है। तो जिस पॉइंट पे अगर मेरे को स्लोप चाहिए होगा वहां पे क्या निकाल दूंगा? dy/dx। अब सर ऐसा पढ़ क्यों रहा है जरा सोचो, पता है क्या होगा? आप अगर अपन इस स्लोप को बढ़ाएंगे ऐसे करके, इस पॉइंट से टच करते हुए जा रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा होगा? समझो। और ये वही एंगल है, देखो तुम इस पॉइंट पे जब तुमने स्लोप बनाया ऐसे करके तो यहाँ पे कुछ एंगल बना थीटा, और तुम इसके जस्ट बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो पीछे आ जा रहे हो, सरक जा रहे हो, तो ये थीटा कौन सा होगा? एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए क्या? नहीं। अब देखो सर ऐसे, जैसे मान लो पैराबोला का इक्वेशन लिख दिया मैंने ऐसे करके, हाँ, y इज इक्वल टू 4ax² या y इज इक्वल टू 4x², ठीक। अब अगर ये कर्व है,
अब दिमाग में रख लो सर, किसी कर्व के किसी पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना हो, और ये कर्व है ना बच्चा, और देखो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन दिया हुआ है, तो अगर मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए होगा तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, dy बाई dx, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर। समझ गए क्या? और ये कितना हो जाएगा तो तुम बोलोगे सर 8x। समझ गए? और इसी dy बाई डी एक्स को किसके बराबर लिखेंगे सर, tan थीटा, क्योंकि ये मैक्सिमम था ना जहां तक ये चढ़ पाया, उसके बाद जाएगा तो सरक जाएगा ना, तो उस टाइम पे ये जो स्लोप होगा किसके बराबर होना चाहिए, इस एंगल के बराबर होना चाहिए। और सर एंगल ऑफ रिपोज पे जो म्यू होता है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा, एंड टेन थीटा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए क्या? तो हम इसको आराम से रिलेट कर सकते थे कि सर ये वाला टेन थीटा किसके बराबर आएगा, म्यू के बराबर। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो ऐसे बहुत से सवाल बन सकते हैं। जैसे मान लो बच्चा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान रखना, मान लो बच्चा कोई इलिप्टिकल पाथ है, बढ़िया क्या, ठीक। अब जरा पकड़ना। अब मैंने कहा, एक सेकेंड, थोड़े प्रो टाइप से बन जाओ और समझने की कोशिश करो। मान लो बच्चा कोई इलिप्टिकल ऐसा पार्ट है, इलिप्टिकल समझते हो ना, इलिप्टिकल शेप। तुम अगर यहाँ पे खड़े हो, बढ़िया क्या, और जब तुम ऐसे करके चलने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ते जाओगे, मान लो इस पॉइंट के जस्ट बाद जैसे तुम कदम अंदर ऊपर रखते थे तुम सरक जाते थे, मतलब अभी यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो लिमिटिंग वाला होगा। पकड़ पाए क्या? अब लिमिटिंग वाला होगा तो सर अब यहाँ पे सर हम ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, तो सर यहाँ पे क्या बना दो आप ऐसे करके। समझ गए क्या? बढ़िया। और सर इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मुझे पता है सर अगर इस पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालना है तो सिंपली क्या कर दोगे, डी वाई बाई डी एक्स, और इसी को किसके बराबर लिख देंगे, और यही टेन थीटा किसके बराबर होगा। समझ गए क्या? अब यानी जब भी मेरे पास कर्व आएगा तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल है कि इंक्लाइन प्लेन को ऐसे उठाया जा रहा है, सीधा टेन थीटा एंगल बोल देंगे, और अगर कर्व होगा तो टेन थीटा के लिए क्या कर देना, डी वाई बाई डी एक्स। रिलेट हो गया क्या? बढ़िया। तो एंगल ऑफ रिपोज निकालने के अपन ने दो तरीके सीख लिए। एक तो केस क्या बन सकता है, नॉर्मली ऐसे उठा रहा होगा तो एंगल चेक करेंगे, और दूसरा केस क्या बन सकता है, सर सीधा वाला नहीं, वैसे करके कर्व टाइप से होगा, तो बार बार क्या करना है, टेन थीटा ही तो निकालना है। समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। ये सवाल देखो और आंसर बोलो फट से। अच्छा पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो। हाँ जी बताइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा विजुलाइज करो आराम से और कोशिश करो। ये सॉल्व पेन बिना चलाए सॉल्व हो जाएगा, लॉजिक से सिर्फ। एन इंसेक्ट crawl up to a hemispherical surface very slowly। बहुत आराम आराम से एक इंसेक्ट जो है वो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से बेटा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। बढ़िया क्या? अब पढ़ो, very slowly the coefficient of friction between the surface and the insect is 1/3। मतलब इंसेक्ट जो बेटा यहाँ पे चल रहा है इसका coefficient of friction अपन को पहले ही दे दिया, कितना दे दिया, 1/3 लिख दिया क्या? बढ़िया, ये दिया था ना बेटा, coefficient friction क्या होता है, सर म्यू को बोलते हैं। अच्छा अब पढ़ो, if the line joining the center of the hemispherical surface to the insects makes an angle alpha with the vertical, the maximum possible value of alpha is given by। बेटा जब ये ऐसे करके चल रहा है, जैसे मान लो मैं यहां से मैं इस लाइट को देख रहा हूं, ठीक है क्या, और यहाँ पे ऐसे करके एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, तो मैं अगर एक कदम ऐसे आगे चलूंगा तो क्या यहाँ से कुछ मेरे आंखों के साथ एंगल बन रहा होगा, ऐसे देखो। अरे इनसे देखो जरा समझना, ये मान लो ऐसे करके हेमिस्फेरिकल सरफेस है, बढ़िया क्या, वो इस पॉइंट को देख रहा है इंसेक्ट। और मुझे आप एक बात बताना, ठीक, जरा रिलेट करते हैं। जब तुम यहां खड़े होगे तो यहाँ पे अभी स्लोप भी कितना होगा, 0। अरे स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है ना यार। और तुम यहाँ पे जब सेंटर के साथ अपना एंगल मिलाओगे तो भी क्या आएगा, अरे 0 ही है ना इस वर्टिकल के साथ। अब तुम थोड़ा आगे बढ़े, खुश, और जब तुम अब यहां देखोगे तो क्या यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, लेटेस्ट टेक थीटा। तो क्या तुम्हारा ये वाला पॉइंट कुछ स्लोप जो ऐसे करके बनाओगे ये भी तो यहाँ पे एंगल बना रहा होगा, थीटा। नहीं समझ में आया? तो तुम जितना इधर खिसक के यहां एंगल बनाओगे स्लोप भी उतना ही एंगल इसके साथ बनाते जाएगा। सोचो, तुम अगर थोड़ा और आगे बढ़ गए, बढ़िया क्या, तो तुम यहाँ पे ऐसे करके स्लोप बनाओगे तो देखो तो ये एंगल भी बड़ा हुआ क्या, ये एंगल भी बड़ा हुआ।
तो ये दोनों एंगल एक साथ चल रहे क्या? अरे ये थोड़ा सा बढ़ा तो स्लोप थोड़ा सा बढ़ेगा, ये थोड़ा ऊपर और गया तो स्लोप वाला एंगल भी और बढ़ेगा। ये तुम चलते चलते अगर यहां चले गए तो तुम बोलोगे सर इस बार और बड़ा एंगल बन रहा है, बना कि नहीं बना? अब इस पॉइंट पे स्लोप कैसे बनाएंगे? तो सर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो देखो तो ये वाला एंगल और बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया क्या? बढ़िया। तो अब तो ये दो कौड़ी का सवाल हो गया। क्योंकि अब क्या बोला था जरा पढ़ना, म्यू क्या दे रखा बेटा? 1/3 ना। इसका मतलब कि ये सर तब तक ही ऊपर चढ़ पाएगा जब ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाए? एंगल ऑफ रिपोज के। तभी तक तो ऊपर चढ़ सकता है ना, क्योंकि रिपोज के बाद तो सरक जाएगा ना यार। तो मैंने कहा मान लो अगर ये इस पॉइंट पे चला तो तुम बोलोगे सर अगर यहां अल्फा बन रहा है तो ऐसे करके अपन ने टेंजेंट बनाया, पकड़ पा रहे हो क्या? तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? क्योंकि इसके बाद और अच्छा देखो ये और ऊपर जाता तो ये एंगल चेंज होता, तो ये वाला स्लोप भी चेंज होता, मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड है कि नहीं है? और मुझे अच्छी तरह पता है कि सर इस केस में बोलो टेन अल्फा किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर? म्यू के बराबर होना चाहिए। पूछा क्या था वैसे? कौन सा? अच्छा अल्फा पूछा था। तो देखो तो टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू बेटा कितनी है? 1/, है क्या ऐसा? टेन अल्फा, हाँ पलट दो ना बच्चा। अरे टेन अल्फा अगर 1/3 है तो कॉट अल्फा कितना होगा बच्चा? समझ गए क्या? बताओ टफ था क्या? लॉजिक था थोड़ा सा उसने घुमाया ना कि भैया इधर से, तो अब हम जितना ऊपर ऐसे चढ़ेंगे तो जितना देख रहे हो ना जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है तो यहाँ जितना एंगल बना रहा होगा वैसे स्लोप भी तो उतना एंगल बनाते जाएगा, क्योंकि हेमिस्फेरिकल है ना पूरा का पूरा। बताओ टफ था क्या? आसान सा था, थोड़ा सोचना था। आ जाओ। हाँ जी बोलो। 2014 मेंस का है। अब तो तुम प्रो हो चुके हो, पहचानो जरा इसको। A block of mass m is placed on a surface with the vertical cross section given by y is equal to x cube by 6। बेटा एक अब दिमाग में जरा रख लो, है ना, कभी भी आपको ऐसे इक्वेशन दिखाई देता है ना y इज इक्वल टू मान लो लिखा हुआ है 2x + 4, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो इसका जब भी ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। दिमाग देखो, यूनिवर्सल चीजें दिमाग में रखा करो। अगर बेटा y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x² ऐसा करके, तो डिग्री अगर 2 हो 3 हो 4 हो तो हमेशा ग्राफ कैसा बनता है? कर्व बनता है, कभी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। दिमाग में बैठ गया क्या? अब सोचो ये जो आपको y इज इक्वल टू x³/6 वाला दिख रहा है, इसका जो ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक ऐसा बनेगा, समझ रहे हो क्या? ऐसे कर्व टाइप से बनेगा, ठीक है क्या? अच्छा, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, देखो पढ़ो, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, एक ब्लॉक m मास के ब्लॉक को हमने एक सरफेस पे रख दिया विद अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन मतलब ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है, मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ रे, समथिंग ऐसा लाइक, समझ गए क्या? कुछ ऐसा, ठीक है। मैं ऐसे करके एक्सेस बना लेता हूं, ठीक है। अब बोलो, अब बोलता है कि इस पे हमने एक ब्लॉक को ऐसे रख दिया, बढ़िया। अब पढ़, if the coefficient of friction is 0.5, मतलब इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो coefficient of friction है वो कितना दिया बेटा? 0.5। बढ़िया क्या? the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping। तो बोला है कि भैया हम इसको कितना ऊपर तक, ये मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड से अपन कितनी हाइट तक मैक्सिमम इसको रख सकते हैं ताकि ये स्लिप, तो पक्का बात है। अब देखो, अब पढ़ो सर, ये जो क्वेश्चन है ना हमें पता है जहां पे ये स्लिप नहीं कर पा रहा है वहां पे अपन क्या बना देंगे? टेंजेंट, समझ गए क्या? और ये स्लोप कैसे निकाला जाएगा सर वेरिएबल वाले केस में? dy/dx, और ये dy/dx किसके बराबर होगा? और टेन थीटा किसके बराबर होता है? पकड़ पा रहे हो क्या? अब बस खेलते जाओ। तो अब जरा बताना मुझे, तो y अपन को कितना दिया हुआ है? पढ़ो, x³/6 है ना, तो पहले dy/dx निकाल ले क्या? तो तुम बोलोगे सर dy/dx करो इसको डिफरेंशिएट, बच्चा कितना हो जाएगा? 3x²/6 कर दिया क्या? आता है ना nxn-1। तो इसको अगर अपन ने काटा तो कितना आ गया? x²/2 आया क्या? और इस dy/dx को किसके बराबर होना पड़ेगा? सर म्यू के बराबर, अरे टेन थीटा, क्योंकि ये वही यही
अरे जो अपन टेन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है ना बच्चा, ये वही थीटा है ना जिस, ये तो पढ़ रहे हैं यार, जिस नहीं स्लिप करेगा। तो अब इसको देखो जरा, अब बताओ जरा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी दी थी, 0 पॉइंट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सॉल्व करे तो ये कितना आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। पर मेरे से सवाल में क्या पूछा है कि ये वाई, वाई ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो ग्राउंड से ये मान लो बेटा कितने डिस्टेंस पर है, वाई पे। हाँ, इस पॉइंट का एक्स अपन को पता चल चुका है, ये चीज पता चल चुका है कि ये एक्स सर कितना आएगा, ये तो पता चल गया, लेकिन सवाल में ये तो नहीं पूछा, क्या पूछा है, यहां से यहां कितना है। तो यहां का जो कोऑर्डिनेट है बच्चा, ये हमें पता सर एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो 1 है, और वाई वाला मुझे पता नहीं है। पक्का, सोच लो। अच्छा, तो अब तो हमारे लिए आसान हो गया है सर, एक्स तो पता है ना आपको, और इस ग्राफ का इक्वेशन भी पता है। इस ग्राफ का इक्वेशन कितना है, हाँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6। तो और x की वैल्यू बेटा इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, तो y कितना होगा, 1 क्यूब बाई 6, दैट इज 1/6। तो ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, 1/। तो देख रहे हो, मेंस में पूछा है, सवाल टफ नहीं होते हैं। तो अब हम सर क्या याद रखेंगे, अच्छा कोएफिशिएंट फ्रिक्शन में तुम दो जगह खेलोगे, टफ करना होगा तो मुझे क्या दे दोगे, तुम ऐसे करके कर्व दे दोगे, समझ गए क्या। तो कर्व दे दोगे, तो उस पॉइंट पे मैं, मुझे करना क्या है, टेन थीटा को म्यू के बराबर लिखना है, बढ़िया क्या। अगर इज्जत से सम्मान पूर्वक एंगल दोगे तो टेन जो भी एंगल रहेगा उसको उसके बराबर लिख देंगे, और सम्मान पूर्वक नहीं दोगे तो हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू म्यू लिख देंगे, समझ गए क्या। पक्का ना, बढ़िया। इधर ज्यादा जोश है, इधर से तो बैठल है एकदम, सुन देंगे अभी। हाँ जी पढ़िए। अगर आप लोग ना पीपीटी के भी क्वेश्चंस पूरे अच्छे से समझ के बना लो ना, तो भी बहुत है, तो भी तुम फोड़ दोगे। और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाइन से दिए हुए, सीक्वेंस है, तो काफी क्वेश्चंस कर ले रहे हैं ना हम लोग। जैसे अगर अपन व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते तो क्वेश्चन तो सीधा समझा के बताते हैं ना, अरे ये दिया हुआ, ये दिया, निकालो ये। पर यहाँ तो हमें वर्ड के साथ मिल रहा है, तो फायदा उठाओ ना इसका, बेवकूफो। पढ़ो, व्हाट इज द maximum value of f such that the block shown in the arrangement does not, एक कल सिखाया था ना ये सब कॉन्सेप्ट, मूव नहीं करना चाहिए, पर लगाना क्या है, कल बोला था ना, थप्पड़ मारे, पक्का 100 थप्पड़ वाला भूल गए रे। तो 100 से थोड़ा से बढ़ेंगे तो रो पड़ेगा, तो मैक्सिमम कितना मार सकते हैं, और कम से कम कितना मारे कि उसके जस्ट बाद रो दे, तो वो भी 100 होगा, समझ गए क्या। अच्छा, यानी यहाँ पे गेम किसके साथ खेलना है, क्या यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। लिमिटिंग, लिमिटिंग निकालते ही कब है, जब मिनिमम पूछा हो, कि कम से कम या फिर ज्यादा से ज्यादा, कि उसके बाद हिल जाए, जस्ट यही दो पे खेलना है, तो यहाँ पे लिमिटिंग लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। बढ़िया, अब गेम खेलो, चलो क्या बोलोगे। तो चलो बढ़िया, सम्मान पूर्वक एफबीटी बनाया जाए क्या, आ जाओ। तो तुमने कहा कि सर इस पे इसका मास कितना दिया हुआ है बच्चा, √3 kg, बढ़िया क्या। म्यू की वैल्यू कितनी दे दी, 1/2 √3, बढ़िया। तुम जो फोर्स लगा रहे हो कैसे लगा रहे हो, देखो तो, ऐसे करके लगा रहे हो ना। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो क्या तुम बुरा मान जाओगे, मतलब दिखाने के लिए समथिंग लाइक ऐसा, अरे अरे अच्छा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और ये फोर्स कितना, अरे यही फोर्स के बारे में तो चर्चा हो रही है। और ये वाला जरा देखना, ऐसे करके है। मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, पहचान पा रहे हो क्या बच्चा, ये यही है ना ऐसे, या यही बना दूं तो देखो जरा। तुम बोलोगे सर ये फोर्स ऐसे तो जा ही रहा है, क्यों भाई, दिखा क्या, ये 60 तो ये भी क्या होगा, बढ़िया क्या। तो मैं ऐसे बनाऊं, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, समझ गए क्या, ये एंगल कितना है, और ये एफ, बढ़िया क्या। अब चलो एफबीडी में और क्या करें, यहाँ मास दिया हुआ है, तो नीचे क्या लगा दूं, √3g, खुश हो गए क्या। पक्का, ऊपर क्या लगेगा, अरे ये तो रटा रटा सरफेस, सरफेस आया तो नॉर्मल लगा दो, बढ़िया क्या। अब इस एफ को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम चला किस पे रहो, अरे इसी सरफेस पे चलाना है ना यार, तो उसको चला, एक सेकेंड ना, 1 सेकेंड बस, बढ़िया। अब बताओ, तो इस एफ को अपन तोड़ सकते हैं ना, कैसे तोड़े बोलो, अरे यार आजा, हाँ कैसे तोड़े बोलो, एफ का
बढ़िया क्या? और इधर F का साइन 60, बढ़िया क्या? इस ब्लॉक को किधर बढ़ाना है? टेंडेंसी किधर की रखनी है? बोला ना कम क्या, पढ़ो जरा। सो दैट शोन इन फिगर डज, हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स F? अरे F की वैल्यू निकालनी है तो आगे बढ़ाने वाला कौन है? F का कॉस 60 है ना, इसी की टेंडेंसी है ना आगे ले जाने की। समझ गए क्या? तो अगर टेंडेंसी है इस ब्लॉक की इधर जाने की और ले जाने वाला कौन है? F का कॉस 60, तो पीछे क्या लग जाएगा बच्चा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब गेम खेल सकते हैं क्या आराम से? चलो बताओ। तो सर आप बोलोगे कि F का जो कॉस 60, अरे यही वाला है ना, और पीछे कौन लग रहा है? F लिमिटिंग। समझ गए क्या? F cos 60 कितना होता है? cos 60 बोलो, √3/2। समझ गए क्या? और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू टाइम्स n, और n क्या होता था? mg। तो बट यहां ध्यान देना, हर बार ऐसे मत लिख देना। यहाँ पे कैसे लिखें देखो तो, n ऊपर, अरे n ऊपर, √3g नीचे, और f sin 60 भी। समझ गए क्या? तो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आता? f sin 60 प्लस √3g। समझ गए क्या? अब बोलो f sin 60 बेटा कितना होता है? √3/2 प्लस √3g। समझ गए क्या? तो म्यू टाइम्स n की जगह क्या लिख दूं मैं? बोलो f √3/2 प्लस √3 × g। बढ़िया क्या? अब जरा ध्यान से देखो, म्यू की वैल्यू दी है क्या? हाँ दे रखी है, देखो म्यू भी कितना दिया हुआ है? 1/2√3। समझ गए क्या? और यहाँ क्या है देखो तो, f √3/2 प्लस √3g, और यहाँ क्या है? f √3/2। क्या लगता है, कर लोगे अब यहाँ से f की वैल्यू सॉल्व? अबे यार अब f ही तो निकालना है, कर दो ना मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई देखो, √3 से √3 गया, और 2 से कितना हो जाएगा? तो यहाँ क्या आ जाएगा? f बाई, आया क्या? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, √3 से √3 जाएगा क्या? और ये g है, और नीचे कौन है? 2। तो यहाँ क्या बच जाएगा? g/2। आया क्या समझ में? और यहाँ पे कौन है बच्चा? f √3/2। ठीक है क्या? अब उधर भेज दो, रीअरेंज कर लो। हाँ गलत लिख दिया क्या मैंने? कहाँ पे? कहाँ? साइन 60 √3/2 ही तो होता है। साइन 31/2 होता है ना। कॉस 61/2 होता है कहाँ? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 1/2 होगा। सॉरी 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 सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है क्या? 1/2 कर लेंगे क्या अब हम लोग सॉल्व आराम से? यहाँ f/2, यहाँ f/4 उधर भेज दो। तो f/2 माइनस f/4 इज इक्वल टू g/2। एलसीएम ले सकते हो क्या? ये 4, क्यों भाई? 2f माइनस f कितना बचेगा? f ही बचेगा ना, इज इक्वल टू g/2। तो इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा? 2g, यानी 20। नहीं आया? अरे बेवकूफो, 4 को इधर भेज दो, अरे 2 सा हुआ ना, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2g होगा ना। तो 2g मतलब 20 न्यूटन। समझ गए क्या? टफ है क्या यार? ऐसे तो आसान सब क्वेश्चन है। चलो हाँ ये पढ़ो। अच्छा मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ और आप मुझे ना एक चीजों का जवाब देना, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इधर आ जाओ। देखो मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूँ और आप पहले मुझे उसका जवाब दो, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा है ना। पहले छोटी छोटी बातें। बच्चे एक बात बताओ, जैसे मान लो यहां पे मैंने एक ब्लॉक रखा, ठीक है, इसका मास है मान लो 5 kg, ठीक। इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा, इसका मास है मान लो 4 kg, ठीक है क्या। इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा, ठीक, इसका मास है मान लो 1 kg, ठीक है क्या, 1 kg। यहां पे मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, यहां पे मान लो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है 0.2, यहां पे मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3, ठीक है क्या। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ध्यान देना, कि बताओ बेटा इस ब्लॉक में यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है?
अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बच्चा? सर म्यू टाइम्स एन। बोलो भाई। तो अगर हम इस 1 kg वाले को, देखो मैं आराम आराम से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर इस 1 kg वाले का एफबीडी बनाओगे तो इस 1 kg वाले पे इसकी वजह से ऊपर क्या लगेगा? बोलो। नॉर्मल लगेगा। और इसका बेटा 1g नीचे लगेगा क्या? और तो कुछ नहीं है ना ऊपर में। तो n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1g लिख सकते हैं। तो इस सरफेस में यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा क्या लिख लगेगा? बोलो म्यू टाइम्स n। तो म्यू की वैल्यू कितनी थी? 0.1। और n कितना बेटा? 1g मतलब 10 ना। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया? 1 न्यूटन। बोलो। ऐसा कर सकते हैं ना? अच्छा। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चा इस ब्लॉक, ये मान लो ये ब्लॉक ए था, इसको ए ले लेता हूं। ये मान लो ब्लॉक बी था। बी पे अगर मैं पूछूं कि बताओ यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा बी पे, तो तुम बोलोगे सर बी का चलो एफबीडी बनाते हैं। बढ़िया क्या? तो बी का एफबीडी बनाओगे तो तुम क्या बोलोगे? ये रहा सर ब्लॉक बी। ध्यान से, ये 1 kg वाला जो ब्लॉक है बेटा, ये भी तो इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा? नहीं लगाएगा यार। इस पे एन लगा तो एक्शन रिएक्शन ये वाला नीचे वाले पे भी एन लगाएगा ना। तो तुम क्या बोलोगे? सर नीचे वाले पे एक लगा एन। बढ़िया क्या? दूसरा फिर क्या बोलोगे? सर इस पे नीचे क्या लगेगा? इसका मास कितना बच्चा? 4। तो नीचे क्या लग रहा होगा? बोलो। लग रहा होगा ना। अच्छा। और ये जो नीचे जो ब्लॉक सी है, मान लो ये ब्लॉक सी है, ये इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा एक ऊपर में। समझ गए क्या? इसको क्या बोलेंगे? एन डैश। अरे इधर वाले को एन एन बोला, नीचे वाले को एन डैश बोल देते हैं। आराम से देखो, आराम से। तो तुम, अच्छा, तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां पे निकालना था ना बेटा ये वाला, इसको एफ भी बोल दूं क्या? लिमिटेड फ्रिक्शन बी वाला। अच्छा बी तो ऑलरेडी है ही। चलो इसको एफ एल डैश ले लेते हैं, ठीक है क्या? तो तुम बोलोगे सर एफ एल डैश इज इक्वल टू म्यू टाइम्स बेटा कौन सा? एन डैश ना। बढ़िया क्या? अच्छा अब एन डैश कितना होगा? तो तुम बोलोगे सर एन डैश इज इक्वल टू एन नीचे। बोलो भाई। एन, बोल नहीं रहे हो यार। एन नीचे, और नीचे क्या होगा? 4g। और एन की वैल्यू बेटा कितनी थी? 1g ना। तो ये कितना बन जाएगा? 5g। समझ गए क्या? तो अब बताओ मुझे ये एफ एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो एफ एल डैश इज इक्वल टू सर म्यू कितना था? 0.2। समझ गए क्या? और यहाँ क्या लिख दिया? 5g। पक्का? तो जी का वैल्यू 10 होता है, तो 10 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा? 2। और 2 5 कितना हो जाएगा? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 न्यूटन। आया क्या? अच्छा अगर मान लो मुझे सी वाले पे देखना है कि सी वाले और ग्राउंड, ये इसको मैं एफ एल डबल डैश ले लेता हूं, ये वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? तो तुम बोलोगे सर एफ एल डबल डैश इज इक्वल टू, आप लिखोगे क्या? म्यू टाइम्स इस पे लगने वाले को मान लो मैं ले लेता हूं एन ट्रिपल डैश। बढ़िया क्या? और बेटा ये जो बी वाला, ये वाला इस पे अगर एन डैश लगा रहा था तो बी वाला भी इस पे क्या लगा? नीचे की तरफ है। ये सब सीख चुके हैं ना चीजें हम लोग। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे ऐसे लग रहा है एन डैश। बढ़िया क्या? और इसका मास बेटा कितना है? 5। तो नीचे क्या लगेगा? बढ़िया क्या? देख लो। तो तुम बोलोगे सर एफ एल डबल डैश इज इक्वल टू एन ट्रिपल डैश वाला। तो एन ट्रिपल डैश कितना होगा? तो तुम बोलोगे सर एन ट्रिपल डैश इज इक्वल टू एन डैश प्लस 5g। बोलो यही है ना। और एन डैश की वैल्यू बेटा कितनी थी? एन डैश 5g था। पक्का? देख लो। तो 5g प्लस 5g कितना हो गया? समझ गए क्या? तो एफ एल डबल डैश, सॉरी, अच्छा डबल डैश था। एफ एल डबल डैश इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना था बच्चा? 3। समझ गए क्या? और इनटू क्या लिख दिया? 10g। तो ये आई थिंक 30 न्यूटन आ जाएगा। पर ये बहुत बल्कि नहीं है। अब मान लो मजबूरी है कि यहीं का पूछा है तब तो ऐसे निकालेंगे। अब एक बात बताना मुझे, देखो मैं लंबा बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए, तो हम लोग थोड़ा आसानी से कर सकेंगे इसको। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो शायद मैंने सवाल ऐसा दिया था, नीचे वाला कितना केजी का दिया था बच्चा? 5 4 1। 5 4 और इधर 1 दिया था ना, 1g। मान लो मुझे, और यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना दिया था मैंने? म्यू बोलो 0.3 दिया था। यहाँ का कितना दिया था? और यहाँ का कितना दिया था? मान लो अगर मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन सीधा यहाँ का निकालना है, एफ एल मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक? तो अगर मुझे सिर्फ यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। क्या करो? इस पूरे को क्या मान लो? क्या मान लो? इस पूरे को। तो अगर इस पूरे को सिस्टम मानोगे तो अब सवाल कैसा बन गया? ये 1, ये 4, 4 कितना हो गया? और 5 और 5 कितना हो गया? तो इसको क्या बोल दो कितना हो गया टोटल? और सीधा क्या बोल दो यहाँ पे क्या लग रहा है? और नीचे क्या लग रहा है? 10 kg होगा ये।
10 जी, समझ गए क्या? अब सीधा क्या बोलोगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू, सर बोलो, म्यू टाइम्स एन। तो म्यू की वैल्यू बेटा कितनी थी? 0.3, और एन की वैल्यू सीधा क्या लिख दें? 10 जी, समझ गए? तो आंसर कितना आ गया? समझ गए क्या? अब बार बार एक एक क्यों बनाना? अगर यहाँ की जरूरत है तो पूरे को सिस्टम मान लेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए। अब जैसे मान लो मुझे इसका निकालना होता, यहाँ वाला, ठीक, तो मैं यहाँ का निकालना है, तो इसके ऊपर सर पे बैठा हो तो इस पूरे को क्या मान लू? एक सिस्टम। समझ गए क्या? तो इस पूरे को बेटा अगर सिस्टम मान लू तो क्या बोलोगे सर? 4 1, तो नीचे क्या लगा दूं? ऊपर क्या लगा दूं? ये प्रो बनेगी नहीं यार। तो अब क्या बोलोगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, बोलो, एन। एन कितना आ जाएगा बेटा? एन बराबर, अरे दिख रहा है ना 5G, तो सीधा लिख दिया 5G। और म्यू कितना था? 0 पॉइंट इंटू 5 इंटू 10, अरे ये होगा ना? अरे 0.2 इंटू 5, तो 0.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना आ गया? 10 न्यूटन। गलत कर दिया क्या? अरे 10 इंटू 0.2 क्या होगा? 2, और 2 5 कितना हो जाएगा? 10। पहले भी तो 10 ही आया था। समझ गए क्या? ये थोड़ा बल्कि, तो हम अपन ऐसे थोड़ी करेंगे। तो ये तो बस मैंने आपको एहसास दिलाने के बेटा देखो सेम ही आ रहा है। तो हम एक सिस्टम मान के मस्त, जहां का पूछा होगा ऊपर वाले सारे को पकड़ के चिप दिए। नहीं समझे? अरे जैसे मान लो 1 2 3 4 लगा दिए, बढ़िया क्या? अब यहाँ दिया हुआ है 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg, ऐसा दिया हुआ है। अब मान लो मुझे यहाँ का निकालना है नोटिफिकेशन, तो अब क्या यहाँ से शुरू करके यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आएंगे क्या? ये मुश्किल होगा ना। सीधा क्या करेंगे, इसको यहाँ का चाहिए तो ऊपर वाले सबको मान लेंगे। तो 1 4 1 5 5 कितना लिख देंगे सीधा? 10G, 10 kg। समझ गए क्या? फिर वही यहाँ क्या बोल देंगे सर? 10 kg, सॉरी 10G ऊपर नॉर्मल। समझ जाओगे क्या? पक्का? अब करें सवाल। सब क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना? देख लो भाई, हौच पौच ना होना चाहिए। अब पढ़ो ये सवाल को, बोलो। हाँ जी, बताइए। आसान है टफ है? आसान है टफ है? टफ है आसान है? देखो 2018 का है, मेंस का है, ज्यादा पुराना भी नहीं है। ऐसा नहीं है मैं 17वीं सदी के सवाल करा रहा हूँ। जो पढ़ा है उससे फट से बन जाएगा क्या? देखो तो क्वेश्चन समझे। 2 मासेस m1 कितना दिया है बच्चा? चलो ये कितना दे दिया? 5 kg। एंड m2 कितना दे दिया? 10 kg। कनेक्टेड बाय अ इन inextensible string over a frictionless pulley. Pulley frictionless है ना? Are moving as shown in the figure. The coefficient of friction is of horizontal surface is 0 point. मतलब यहाँ पे horizontal surface दिख रहा है क्या? यहाँ पे coefficient of friction कितना दिया है? 0.15, ठीक है क्या? The minimum weight m, कितना m रखे हम मिनिमम? so that should be put on the top of a m। अच्छा m2 के ऊपर कितना मिनिमम मास या वेट रख दे टू स्टॉप द मोशन? देखो यहाँ पे टर्म थोड़ा अच्छा नहीं, यहाँ पे देखो क्या लिखा था? द मिनिमम वेट, और आंसर किस में दिया हो? केजी में। तो कंफ्यूज, वेट इज अ फोर्स, लिख दिया तो लिख दिया, कई बार ट्रीट कर ले। अरे वेट फोर्स होता है, ठीक है, पर आंसर किस में दिया हुआ है? मतलब मास पूछ रहा है एक्चुअली हमसे, है ना, कि यहाँ पे इसके सर पे कितना मास रख दें कि ये वाला रेस्ट पे आ जाए रे। समझ गए क्या? तो क्या दिक्कत है? अब सोच, नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, बोलो? 5G, बढ़िया क्या? यही तो उसको सरकाने का चाहता होगा। और बॉडी से दूर, बॉडी से दूर, दिख रहा है क्या? तो अब बताओ, सोचो सोचो कि बेटा ये आगे खिसकना चाहता है तो इसको बचा कौन रहा होगा पीछे? फ्रिक्शन फोर्स रे। कौन लगा बचाना चाह रहा होगा? तो हम क्या बोलते कि इस पूरे को एक सिस्टम मान लू क्या? क्यों भाई? तो इस पूरे को सिस्टम मान ले तो पीछे क्या लग रहा होगा सर? एक लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को किसके बराबर होना पड़ेगा? अरे टी के बराबर होना पड़ेगा। और दोनों बराबर हो जाएंगे तो नहीं खिसकेगा। अब कर दे। तो अब जरा देख के बताओ, अब बताओ ये सिस्टम अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्या मैं टी इज इक्वल टू 5G लिख सकता हूं क्या? अरे टी इधर 5G इधर। और इस पूरे को अगर सिस्टम मान लिया जाए तो बोलो, इसका मास तो पता नहीं, और इसका मास कितना दिया हुआ है, तो इस टोटल मास क्या ले लूं मैं? m+10। नहीं आया समझ में? और इसको आगे लेके कौन जा रहा है, और पीछे बचाएगा कौन? नहीं समझे? अरे आगे टी ही लेके जाएगा ना।
और बचाएगा कौन, और नीचे क्या लग जाएगा m+10g, समझ गए क्या, और ऊपर क्या लगेगा बच्चा, नॉर्मल। तो फिर वही घिसा पिटा कि सर टी को किसके बराबर होना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है सर, म्यू टाइम्स, और यहां से क्या अपन n नहीं बता सकते, n किसके बराबर आ रहा है, देखो तो m+10g, समझे क्या। तो अब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.15, और n की जगह क्या लिख दूं मैं m+10g, समझ गए क्या, और t की वैल्यू बेटा कितनी है, अरे निकाल चुके हैं टी बेटा 5g के बराबर होगा ना। तो अब बताओ तो g से, अब मत बोलना कि नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो 5 इंटू 15, 0.15 को अपन लिख सकते हैं क्या 15/10, बोलो, काटोगे तो कितना आ जाएगा 3/2 आएगा, तो मेरे पास आ गया 3/2 m+10। क्या यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, अरे 2 5 जा 10, अरे बोलो यार 2 5 जा 10, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू m, 3m, और 3 इंटू 10 30, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा 7m इज इक्वल टू, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/7, काटो 7 4 जा 4 पॉइंट में है कुछ कहीं आंसर, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कहाँ गड़बड़ हुआ है, कुछ कैलकुलेशन चेक करो यार जरा। कहीं तो कुछ गड़बड़ किया है हमने, चेक करो जरा। 5 kg 300 आना चाहिए था, तब आ जाता क्या, नहीं फिर तो ज्यादा आ जाता। pm+30 2 5 10, t is equal to 5g, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स n, तो n की वैल्यू आई है, नीचे लगा m+10 इंटू जी, ठीक है क्या, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है 0.15 इंटू m+10 इंटू जी, और t इज इक्वल टू 5g ही होगा, तो g से g कैंसिल, टू फिर हाँ क्या चीज, हाँ इसको इधर, तो ये तो 2 5 10 हुआ तो सही तो है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी होता है यार, जब इससे आएगा तो उससे भी आएगा, चेक करो, कैलकुलेशन देखो, अरे देखो मास कितना आ रहा है करने पे 4.28 kg आ रहा है ना। अब इसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़, यहाँ पे शायद न्यूटन होगा, क्योंकि सवाल में इन्होंने क्या पूछा है देखो तो, द मिनिमम वेट पूछ रखा है, ठीक है, वेट फोर्स होता है कितना फोर्स का वेट लगाएं, ठीक है, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये शायद 4.2 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 42 पॉइंट, शायद ये वाला आंसर आ जाएगा फिर, लमसम लमसम, ठीक है, देख लिया जाएगा, या मिसप्रिंट होगा तो देख लेंगे, बाकी जो फॉर्मेट था ये सेम ही है, ठीक, अरे जो हमने तरीका करा है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आ गया, अच्छा अच्छा, देखो थोड़ी और बातें करते हैं, हम्म, एक सवाल है और मैं चाहूंगा आप लोग खुद से सॉल्व करें, मान लो 37 डिग्री पे एक मास को रख दिया, और ये मास दिया हुआ है आपको 10 kg का, ठीक है क्या, और यहां से ऐसे पुली लटका के यहाँ पे एक m मास का ब्लॉक है, ठीक है, अभी क्या है पता नहीं कितना, बट m मास का ब्लॉक को 37 डिग्री पे रख दिया है, और यहाँ पे जो बच्चा म्यू की वैल्यू है ये दिया हुआ है हमें, मान लो 0.2, ठीक है, ये है क्वेश्चन।
अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, देखना ध्यान से क्वेश्चन क्या है और आप लोग आराम से आंसर देना। पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, फाइंड मिनिमम मास ऑफ m so that system remains in इक्विलिब्रियम लिख देता हूं, ठीक है क्या? मतलब कोई मूव नहीं करेगा, मतलब ये 10 kg वाला हिले नहीं, ठीक। और दूसरा सवाल पूछे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और दिमाग लगाने वाला है। फाइंड मैक्सिमम मास ऑफ m so that 10 kg block does not move, ठीक है, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तात्पर्य समझ गए हो दोनों सवाल का? पहले सवाल में मैंने क्या पूछा है, m को कम से कम कितना रखूं कि ये ब्लॉक फिसले ना, अवॉइड स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे भी लिख सकता था, आपसे बोल सकता था स्टेटमेंट कि फाइंड द मिनिमम मास ऑफ m टू अवॉइड स्लाइडिंग ऑफ 10 kg मास, ठीक है। या फिर ऐसा दूसरा सवाल क्या पूछा, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m सो दैट 10 kg ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ये स्लाइड ना करे, या इक्विलिब्रियम में जो भी शब्द यूज करे, मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंगल है 37 डिग्री। चलो शुरू हो जाओ, सोच के आंसर देना बस। हाँ जी, ये कहाँ है भैया? पागल पागल हो गया। अच्छा ये अलग क्वेश्चन था, सेम ही था, सेम ही था ना? अच्छा, पर आंसर नहीं आया ना। बराबर देख ले यार। एम देखो, अरे इधर देखो भाई, भैया यही कृपा रुकी हुई है। अरे 0.15 है ना, तो इसको 15/100 लिखेंगे ना यार, तो 3 यार 3 अरे थोड़ा देख लिया करो बे, मेरा रफ्तार में हो जाता है गड़बड़। अरे तो मैं तो यहाँ देख रहा था, मैं तो उधर देख ही नहीं रहा था। 20 × 5 कितना हो जाएगा? 20 × 5 100 होगा ना, क्यों बे? तो 100 - 30 कितना हो जाएगा फिर यहाँ? 70। और यहाँ क्या बचता, केवल 3m बचता है ना। तो 70 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 70/20। बताओ, गड़बड़ हो जाता है अभी। 23.33 kg। अरे सॉरी, ठीक है, चलो। हाँ जी, ये बताओ। बोलिए। नहीं कर पाए? अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के क्या एहसास आ रहा है, बोलो भाई। कुछ नहीं आ रहा। हाँ जी, कोई विचार नहीं, कुछ हवा नहीं। पहले केस में देखो जरा, मेरे से बोला है कि इस m की वैल्यू को कम से कम कितना रखे कि आगे ना बढ़े। अच्छा, जब ये सिस्टम ऐसे पड़ा हुआ होगा, अभी क्या तुम्हें m पता है क्या कि कितना है? तो अगर तुम ऐसे भी छोड़ दोगे तो ये नीचे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? अगर ये अपने आप नीचे खिसकने, भैया अभी हमने m क्या रखेंगे तो हम डिसाइड करेंगे ना।
जैसे एक मान ले, अगर मुझे दिख रहा है, मैं अगर यहां पे रहता, अब मुझे पता है कि अगर मैं नहीं पकड़ा तो ऐसे ऑलरेडी सरक रहा होता ना यार, तब तो मैं उसको पकड़ के रोकता। बरोबर है क्या? तो तुम जरा सोचो, देखो यहीं पे सारा कहानी है इसका फ्रिक्शन का। देखने में लग रहा है सर सेम ही आंसर तो आना चाहिए, क्योंकि दोनों केस में तो नहीं चल रहा है, तो बराबर ही आना चाहिए ना। कहानी अलग है, समझो जरा। यहां पे जो सिनेरियो बन रहा है, अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये मास कितना हम ये तो हम डिसाइड करेंगे ना, बैलेंस करेंगे कि इतना इतना बढ़ाते जाएंगे तो नहीं चलेगा। तो जब ये नॉर्मल इनिशियली क्या कंडीशन होगा, तो तुम बोलोगे सर इनिशियली तो ये ऑलरेडी सरकने की टेंडेंसी इसके पास है ही। अगर इसके पास ऑलरेडी सरकने, अरे बाद में लिखना, रे नहीं फिर मिस हो जाएगा। अगर इसके पास ऑलरेडी सरकने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा ऑलरेडी? जो उसको रोक रहा होगा ना, एक फ्रिक्शन फोर्स यार। तो तुम बोलोगे, चलो फर्स्ट केस करते हैं, मिनी मम वाले के बारे में बात करते हैं। तो अगर तुम देखो, तो तुम बोलोगे कि सर अगर ये 10 किलो का है, ठीक है क्या, और इसके पास क्या अभी ऑलरेडी नीचे सरकने की टेंडेंसी होगी कि नहीं होगी? कितने से होगी? 10G साइन 37 पढ़ा चुका हूं क्या ऐसा? तो तुम बोलोगे सर इसके पास तो अभी ऑलरेडी 10G साइन 37 से तो टेंडेंसी है ही इसके पास नीचे जाने की। बढ़िया क्या? तो अभी इसके ऊपर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब जो लिमिटिंग नहीं, जो फ्रिक्शनल फोर्स अभी लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा ऑलरेडी? बढ़िया ना? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? अब तुम बोलोगे, तो अभी बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि ये चेयर यहां पड़ा हुआ है, ठीक है क्या? सोचना। और मैं कह रहा हूं कि मैं अगर इस पे अभी ऐसे करके, और मैं कह रहा हूं कि मान लो इस चेयर और इस सरफेस के बीच में 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है, कितना है? अब बताओ, अगर मैं इस तरफ से ऐसे फोर्स लगाऊंगा 12 न्यूटन का, तो क्या ये आगे बढ़ेगा? बढ़ेगा ना? पक्का? क्योंकि ये तो कितना लगा रहा होगा, 5 ही सर, आप 12 लगा रहे हो, तो आप जीत जाओगे, आगे निकल जाओगे। सोच लो, ऐसा रहेगा ना? अच्छा, अब जरा बताना मुझे, तो तुम बोलोगे सर इसके पास सरकने की टेंडेंसी है 10G साइन 37 से, तो फ्रिक्शन तो अभी ऑलरेडी इधर लग ही रहा है। अब बताओ, अगर मैं इसको ऐसे धक्का लगा रहा हूं, और चेयर और ग्राउंड के बीच में ऑलरेडी 7 न्यूटन का फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, मान लो 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है, और तुम 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो आगे की तरफ ये कितना न्यूटन के ऊपर लगा होगा? रिजल्टेंट 7 ही न्यूटन लग रहा होगा ना? अब तुम चाहते हो कि ये चेयर आगे ना बढ़े, तो तुमको सामने से और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 7 से काम चल जाएगा? रुक जाएगा ये? कम से कम 7 ही लगाना पड़ेगा। सोच लो, नहीं समझ पा रहे हो? आ गया कि सर अगर आप 12 से लगा रहे हो, मतलब मैं पीछे था, मैंने 12 का लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी कितना लग रहा था इधर? फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी कितना लग रहा था? 5 का। मैंने क्या 5 का? तो तुमको अब मेरे को रोकने के लिए 12 का एफर्ट लगाना पड़ेगा, या 7 में ही काम बन जाएगा? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी उसको कम करके बना रखा है। पकड़ पा रहे हो क्या? यही कला है इसका, पकड़ लिए तो मजा आ जाएगा। अब तुम बताओ मुझे, सर इसके पास ऑलरेडी टेंडेंसी है नीचे जाने की, और फ्रिक्शन फोर्स इसको अभी ऑलरेडी अपोज कर ही रहा होगा, तो जो बाकी बचा खुचा होगा हम यहाँ पे मास लटका के बैलेंस कर देंगे। समझ पाए कि नहीं? अरे चेयर था, चेयर और इसके बीच में मान लो 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है। अगर मैं पहले आके एफर्ट इधर लगाऊंगा 12 न्यूटन से, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी कितना इधर लगा रहा होगा? 5 तो ऑलरेडी खा रहा होगा, तो रिजल्टेंट कितना जा रहा होगा? 7। तो जो सामने खड़ा बंदा होगा उसको केवल कितना लगाना पड़ेगा? समझ गए क्या? पक्का ना? सोच लो। अच्छा, तो अब बताओ, तुम बोलोगे कि सर अब सिनेरियो कैसा हो गया, देखो मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता ये मास कितना है, तो मैंने कहा दिया मान लो नीचे क्या इसका लग रहा होगा mg, और mg की वजह से बॉडी से दूर क्या लगेगा, और यहां पे भी क्या लगेगा? बढ़िया क्या? देखो फोकस इस पे क्या करो, कि आप बोल रहे हो सर कि ये सरके नहीं, मतलब सरकना नहीं चाहिए, तो कब नहीं सरकेगा? जब इधर लगने वाला फोर्स इधर के बराबर होगा, यही तो करते आ रहे हैं अभी तक।
यही बोला ना, सरकना नहीं चाहिए, तो इधर लगने वाला इधर वाले के बराबर होगा। तो अब बताओ जरा, इधर की तरफ इस पे एक और फोर्स लग रहा है क्या? टेंशन लग रहा है कि नहीं लग रहा? बढ़िया। क्या? और हम चाह रहे कि ये सरके नहीं। बढ़िया। तो हमने कहा अगर ये सरके नहीं तो सर टेन जी साइन 37 नीचे लगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है और टेंशन भी इधर लग रहा है, तो तुम क्या लिखोगे? F प्लस, समझ गए क्या? ये F कौन सा फ्रिक्शन वाला है, तो मैं F लिख देता हूं, ठीक है क्या? अब तुमसे मैं पूछूं कि बेटा फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर म्यू टाइम्स, अब इन वाले प्लेन में तो सीधा सिखा रखा हो ना, mg का cos 37, ये पढ़ा चुका हो ना, इधर mg साइन इधर mg cos। तो अब तुमने यहाँ पे बोला सर म्यू टाइम्स m की जगह कितना लिख दो बच्चा? 10g cos 37 आया क्या समझ में? प्लस t की जगह क्या लिख दूं? 5, सॉरी t की जगह लिख दिया मैंने कितना है? mg ना, mg, और यही m तो निकालना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब जरा देखो तो वैल्यू अगर अपन पुट करें तो आंसर आ जाएगा आराम से? नहीं आ जाएगा? ये 10g साइन 37 मतलब बेटा 10 इंटू 10 साइन 37 कितना होता है? 3 मैं यहां लिखता हूँ 10 इंटू 10 साइन 37 बोले तो 3/5। म्यू कितना दिया था सर? 0.2। समझ रहे हो क्या? 10g मतलब 10 इंटू 10 और cos 37 बोले तो 4/5 प्लस m इंटू जी। बढ़िया क्या? ठीक है। अरे जी मतलब 10 ही हो गया ना, तो अगर मैं चाहता तो ये जी कॉमन, जी यहां से निकल जाता, इसमें से भी एक 10 चला जाता और इसमें से भी एक 10 चला जाता। पक्का ना? तो तुम बोलते हैं कि सर ये हो जाएगा 5 काटो 2 2 3 से कितना हो गया? 6, और यहां काटोगे तो 2, तो 2 4 से कितना हो जाएगा? 8, 8 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा? 1.6 आया क्या? प्लस m, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा? 6 माइनस 1.6 मतलब 4.4 kg। क्या आपको समझ में आया क्या? बढ़िया। ये किसके लिए था? मिनिमम के लिए। अब सवाल चेंज किया है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? मैक्सिमम। तो अब जरा इसी सिनेरियो को फिर से समझो, पकड़ना सवालों को, तो यही फ्रिक्शन की खूबसूरती है। एक बार समझ में आ गया तो मजे आ जाएंगे, पर समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं को आंख बंद करके कुछ भी लगा दे। अब ऐसे सोचो, यहां बातें नहीं बच्चा, ये 10 kg का था, ये 37 डिग्री था कि नहीं? तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये रहा पुली, और यहां से ऐसे करके पुली से ऐसे एक एम मास को लटका रहा है, बट इस बार मुझे एम कैसे रखना है? मैक्सिमम में रखना है। यानी अगर मैं शब्द यूज कर रहा हूं कि सर एम को आपको रखना है मैक्सिमम, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास टेंडेंसी है नीचे आने की। नहीं समझ में आया? पहले कम से कम था, तो इसके पास टेंडेंसी किधर आने की? नीचे। तो फ्रिक्शन किधर लगा? पर इस बार हमको क्या रखना है? ज्यादा से ज्यादा। यानी इस बार अपन कैसे देखेंगे? जरा समझना, पहले पता है क्या कर रहे थे, गेम कैसा था? पहले हम देख रहे थे नीचे जा रहा था तो हम यहाँ से वजन डाल रहे, देखो वजन डाल रहे थे डाल रहे थे डाल रहे थे कि रुक जाए। नहीं समझे? इधर एक तराजू था, मैं मान लो वो बनिया बनिया समझते हो क्या? ठीक। अब देखो दो तरह के बनिया होते हैं। अब वो चाहता है ना, बनिया ये चाहता है कि उसका बचत हो, तो उसने क्या करा कि जब बटखरा यहां रख दिया, बटखरा रखा, समझा? 2 kg का बटखरा रखा और यहाँ पे चीनी तौल रहा है, ठीक? तो चीनी तौल रहा है तो बटखरा पहले नीचे है और ये वाला ऊपर है, तो वो क्या कर रहा है ना, बटखरे में थोड़ा थोड़ा चीनी, मतलब मान लो एक बार डाल दिया, अब उसके बाद दो दो दाना तीन तीन दाना डाले जा रहा है। नहीं समझ में आया? दो दो तीन तीन दाना डाल के बैलेंस किया। समझ में आया क्या? तो ये क्या था, उसने क्या कोशिश करा कि कम से कम चीनी जाए बैलेंस होने के लिए। पकड़ पाए कि नहीं? ठीक। अब एक एक दूसरा दूसरा बनिया, ठीक, उसने क्या करा, पहले चीनी डाल दिया ज्यादा से ज्यादा, समझ गए क्या? और निकाल निकाल के बैलेंस कर रहा है। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे सीन कैसा बना? पहले केस में क्या बोला था? इसको कम से कम रखना है, तो जब कम से कम रखना था, देखो अब तुम जब बनिया बनना ना, तो तुम तराजू ऐसा वाला रखना, तो बड़े फायदे में रहोगे। क्यों बे? तुम अगली बार, मान लो अगर तुम्हारा पढ़ाई में कुछ होता होता नहीं है, पर तुम मेरे से फिजिक्स पढ़े हो, तुम फिजिक्स का ज्ञान का यूज करके बड़ा फायदे में रह सकते हो। तुम एक तराजू इस टाइप का बनाना, ठीक है क्या? और कहना भैया यहाँ हमने 10 kg का लटका दिया है, तुमको तो इसी के बराबर चाहिए, ठीक?
तो तुम क्या करना, जब तुम्हें तौलना होगा ना तो तुम इसमें चीनी डालना शुरू करना, ठीक? क्योंकि इस 10 केजी वाले बटकरा में तो एक फ्रिक्शन फोर्स इधर ऑलरेडी लगी रहा होगा ना, समझ गए क्या? इस 10 केजी वाले में इसका वजन टेंडेंसी इसके पास नीचे जाने की है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो ऑलरेडी ऊपर लग रहा होगा, तो तू यहाँ पे कम चीनी डाल के बैलेंस कर लेगा ना यार। और तुझे फिजिक्स नहीं आती होगी, तो तूने फिर क्या करा, पहले इसमें ज्यादा डाल दिया, उसके बाद निकाल के बैलेंस कर रहा है, तो दोनों केस में मास का फर्क पड़ जाएगा। चेक करके दिखाएं क्या? चलो देखते हैं, तुम लोग को बनिया ही बना देंगे हम, बड़े फायदे में रहोगे, देखो कैसे सिखाते हैं। तो अब तुम बोलोगे कि अगर इसमें बच्चा ज्यादा डाल दिया जाए तो अभी इसके पास टेंडेंसी किधर जाने की, पक्का क्या? तो अगर इसके पास टेंडेंसी है नीचे जाने की, मतलब इसके पास टेंडेंसी ऊपर जाने की है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर रे, नीचे, समझ गए क्या? और नीचे ऑलरेडी एक कौन सा लग रहा होगा, mg, मतलब बोले तो बच्चा 10g साइन 30, अब ये तो रटा हुआ है 10g cos 37, ऊपर क्या लग रहा है बच्चा, सीख पाए क्या? अब पकड़, अब पकड़, अभी तो रोके रखना है ना भाई, तो चल इधर बोल दे, नीचे क्या लग रहा होगा, बॉडी से दूर, इधर क्या बैलेंस करना है ना, तो कैसे करूं बोल, T इज इक्वल टू T ऊपर और mg का साइन 37 नीचे, अरे mg, और फ्रिक्शन फोर्स भी किधर, अरे नीचे ही ना यार, नहीं समझ पाए, पकड़ पाए? अब जरा देख, T की जगह क्या लिख दूं, स्मॉल m इंटू, और ये वाला m, ये वैसे मुझे m नहीं लिखना चाहिए था, वैल्यू लिख देता हूं, 10 इंटू 10, और साइन 37 बेटा कितना, 3/5 प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलो 0.2 इंटू m कितना था बेटा 10, g कितना था 10, और cos 37 कितना 4/5, आया क्या समझ में? तो ये g से ये 10 और ये 10 को उड़ा दूं, तो m की वैल्यू देखो तो कितना आ रहा है, इसको काटो 2, 6 प्लस 5 से काटो कितना 2, 2 चौके 8, कितना 1.6, तो ये कितना आ गया 7.6 kg। अरे 10 कॉमन निकल जाता दोनों में से, और ये g क्या, अरे m था ना मास 10 kg का, और g भी कितना, और साइन 37, तो अब कितना वजन चढ़ा, 7 पॉइंट, नुकसान है ना, तो तुम जब बनिया बनना तो तुम अपना तराजू ऐसे बनाना, अरे आजकल ट्रेंड चल रहा है ना MBA चाय वाला, क्यों भाई ऐसा चल रहा है ना, बीकॉम चाय वाला, क्यों, तो तुम अपना बना देना, क्यों भाई, नीट बनिया वाला, क्यों भाई या जेई बनिया वाला, बस तुम अपना तराजू किस केप का रखना, और उसको बोलना बैलेंस ही तो करना है ना, बस ध्यान क्या रखना, पैसे ज्यादा कमाने होंगे तो, ये मत क्या करोगे, पैसे सब ज्यादा कमाने होंगे तो तुम यहाँ पहले 10 केजी लटका देना ताकि ये सर के, और तब बोलना देखो हम बराबरी पे ला रहे हैं यहाँ पे चीनी डाल डाल के, समझ गए क्या? तो जब कम डाल रहे होंगे तो कितना चढ़ रहा होगा 4.6, और तुम्हें अगर गणित नहीं आती होगी फिजिक्स, तो तूने पहले अगर ज्यादा डाल दिया उसके बाद निकाल के बैलेंस करेगा तो कितना डालना पड़ जाएगा 7.6, तो अगले को क्या पता उसकी क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हें तो फिजिक्स आती है ना, तो तुम कितना पैसे, कितना हर केजी पे कितना कमा लोगे, अबे 7.6 था, इसमें से माइनस कर दो 4.6, कितना हो गया 7.6 माइनस 4.4 कितना 2, और इधर कितना बे, भाई साहब 3 किलो 200 ग्राम का चापा, कितना चूना लगेगा यार उसको कायदे से, भाई क्या ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, अब पढ़ाने से अच्छा बनिया ही बन जाता मैं, और तराजू ऐसा, और लोग भी आते देखने के लिए, क्यों भाई, अरे भाई वो पढ़ा लिखा है भाई, एकदम गजब का उसने तराजू बना रखा है, एकदम मस्त है, उसको क्या पता फ्रिक्शन होता होगा, कि हमने तो यहाँ कैलकुलेट करके निकाल लिया, समझे क्या लॉजिक, बढ़िया, तो बनिया बनने है क्या, अबे बनना, अबे 10 रुपए, 10 रुपए पर केजी भी कमा रहे होंगे, समझ रहे हो, हाँ मान लो 10 रुपए भी आया तो 30 मतलब एक बार में भाई, तराजू बनाते क्या बोलते हो यार, यही वाला है ना, यूनिक, सारे दुकानदार भी खरीदेंगे, है कि नहीं? चलो कुछ आइडिया हुआ कि बस मजे लेते रह गए, अच्छा आइडिया ही हुआ अभी तक, फ्रिक्शन ना बड़ा दोगला टाइप से है, क्यों बे, मतलब एफर्ट लगाओगे इधर तो पलट जाएगा इधर, एफर्ट लगाओगे इधर तो पलट जाएगा इधर, इसीलिए फ्रिक्शन से ही
सवाल आते हैं एग्जाम में? कुछ सीखे क्या? क्या तराजू बनाना, बनिया बनना? चलो, तो ये कुछ सवाल हैं, आप लोग करोगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। होपफुली आप लोगों को मैंने ठीक ठाक सिखा दिया होगा, है बनिया बनने। चलो, कौन सा? नीट एंड जेई जनरल स्टोर, एक्सपीरियंस करें न्यू तरह का तराजू, है ना, वर्ल्ड फर्स्ट तराजू, जिससे सारे बनिए अमीर बन सकते हैं। क्यों भाई? चलो, हाँ।